हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड इस थ्योरी से पहले हम क्लासिकल थ्योरी जो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की वो अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो ये जो केन्स है वो अपनी थ्योरी में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि केन्स ने अपना जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है, उनकी अपनी जो बुक थी उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो कि 1936 में उन्होंने लिखी थी, उसमें उन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को बताया था। तो केन्स जो है वो ओवरऑल क्या कहना चाहते हैं, तो आप इस चीज को थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। तो जो केन्स हैं वो क्या कहते हैं, केन्स कहते हैं कि मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात करें, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जो क्लासिकल व्यू था, वो कहते थे कि मार्केट में क्या होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, कि जितने लोग काम करना चाहते हैं सब लोगों को काम मिल जाता है। लेकिन जब केन्स ने अपनी थ्योरी बनाई तब उस टाइम पर 1936 और 30s के टाइम पर डिप्रेशन का टाइम पीरियड था। तो डिप्रेशन के टाइम पीरियड पर उन्होंने देखा कि मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं बल्कि मार्केट में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो कहते हैं इस अनएम्प्लॉयमेंट का जो मेन कॉज था वो क्या था, आपका लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड, कि मार्केट में इफेक्टिव डिमांड के कम होने की वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट होनी शुरू हो गई। मींस एग्रीगेट सप्लाई तो कम नहीं हुई लेकिन एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। तो कहते हैं ये जो एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड थी, इफेक्टिव डिमांड क्या है, जिसको हम प्रभावपूर्ण मांग बोलते हैं, कहते हैं ये क्या है, मतलब वो सारी डिमांड जिसको कि हम पूरा कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम पूरा नहीं कर सकते, तो वो सारी डिमांड आएंगी इफेक्टिव डिमांड में, कि जिन डिमांड्स को पूरा किया जा सकता है। तो इफेक्टिव डिमांड में भी उन्होंने बोला कि क्या है ये इफेक्टिव डिमांड, की जिसमें कि हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, तो कहते ये जब आपस में इक्वल होंगे तब जो लेवल होएगा वो क्या होगा, आपका इफेक्टिव डिमांड का। तो मेन उन्होंने बोला कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को रिमूव करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। एंड इफेक्टिव डिमांड को कैसे बढ़ाएंगे, विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि जो एग्रीगेट डिमांड है ये किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है आपकी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इसको हम कंजप्शन, जिसको कि क्या बोलते हैं, उपभोग, और इन्वेस्टमेंट जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं आप, निवेश। तो कहते एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिपेंड करती है कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेकिन ये जो थ्योरी थी, केन्जियन थ्योरी थी, वो रिलेटेड थी शॉर्ट पीरियड से, जबकि जो क्लासिकल थ्योरी थी वो रिलेटेड थी आपकी लॉन्ग पीरियड से। लेकिन तो उन्होंने बोला कि अगर हमने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है तो कंजप्शन जो था वो क्या था आपका, शॉर्ट पीरियड में क्या था आपका, कांस्टेंट था। तो अब इसका कोई रोल नहीं रहा, तो मेन अब किस क्या रह गया आपका, इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट में भी उन्होंने बोला कि दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। एक आपकी होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जिसको कि हम प्रेरित निवेश बोलते हैं, और एक होती है आपकी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, जिसको कि हम स्वतंत्र निवेश भी बोलते हैं। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड होती है, आपके प्रॉफिट मोटिव से रिलेटेड होती है। तो आप यहां पर ये देखो कि डिप्रेशन का टाइम पीरियड था, तो डिप्रेशन के टाइम पीरियड में किसी भी तरह का प्रेरित निवेश नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे थे। तो अब दूसरी इन्वेस्टमेंट कौन सी रहेगी आपकी, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। अब ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है ये कौन करता है, ये गवर्नमेंट करती है। तो उन्होंने बोला कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को रिमूव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट को जो है इंक्रीज करना पड़ेगा। मींस गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, तभी जो है हम अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन थी वो थी, केन्जियन का एक व्यू था। तो यहां पर यही सेम चीज जो है मैंने यहां पर ये सेम कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद जो है अगर आप देखो, उसके बाद इसकी जो है वो क्या है आपकी एजम्पशंस। तो एजम्पशंस में इसका जो केन्जियन थ्योरी है वो क्या कहती है कि यहाँ पर उन्होंने अपनी थ्योरी में कौन से टाइम पीरियड को लिया है, शॉर्ट पीरियड को लिया है। वो ये कहते हैं कि इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। तो केन्स का जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट पीरियड है। उसके बाद उन्होंने परफेक्ट कॉम्पिटिशन की एजम्पशन ली है। और परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपको पता है कि जैसे कि जिसमें बायर्स एंड सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट होमोजीनियस होती है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है एंड फर्म प्राइस टेकर होती है। ये सारा हम माइक्रो में ऑलरेडी कर चुके हैं। और आपको इसमें ये भी एक चीज होती है कि परफेक्ट कंपटीशन जो है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट दिया है, क्लोज्ड इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है कि जिस इकोनॉमी का दूसरी इकोनॉमी के साथ किसी भी तरह के कोई भी ट्रेड रिलेशन आपस में नहीं होते। नेक्स्ट इसमें दिया है मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है, जिसमें कि हम
सेविंग की बात करेंगे, सेविंग की, जबकि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो कहते थे मनी को उन्होंने एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया था, मींस ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, लेन देन के लिए यूज किया था। लेकिन यहाँ पर केन्स ने मनी को ट्रांजैक्शन मोटिव के साथ साथ जो है वो सेविंग की, मींस स्टोर ऑफ वैल्यू की भी बात की है कि पर्सन जो है अपनी इनकम का कुछ पोर्शन सेव करके भी रखते हैं। तो नेक्स्ट उसमें दिया है जो है आपका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, तो जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन है अकॉर्डिंग टू केन्स वो कहते हैं जो सेविंग है वो डिपेंड करेगी इनकम के ऊपर, कि अगर इनकम ज्यादा होगी तो सेविंग ज्यादा होगी, इनकम कम होगी तो सेविंग कम होगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। उसके बाद इसमें दिया है लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लेबर को ही एक वेरिएबल फैक्टर माना है, बाकी सारे फैक्टर्स को उन्होंने क्या मान लिया है, कांस्टेंट माना है। उसके बाद है 7th पॉइंट है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो घटती हुई सीमांत उत्पादकता जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 एक्स्ट्रा यूनिट, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ यूनिट्स या लेबर की जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट यूनिट्स को हम बढ़ाएंगे तो उससे होने वाला जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। लेकिन कैसे इंक्रीज होगा, डिमिनिशिंग रेट के साथ, घटती हुई दर के साथ वो बढ़ेगा। तो दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो उसके पॉइंट दिया लेबर हैज अ मनी इल्यूजन। तो इसमें उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि इल्यूजन क्या है, एक तरह का भ्रम होता है। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि रियल वेजेस में और रियल वेजेस और जो मनी वेजेस हैं वो सेम प्रोपोर्शन के साथ, सेम प्रोपोर्शन में चलेंगी, कि अगर रियल वेजेस बढ़ेंगी तो मनी वेजेस भी बढ़ जाएंगी, मनी वेजेस अगर कम होती हैं तो रियल वेजेस भी कम हो जाएंगी। तो वो एक तरह का इल्यूजन है इसमें, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। उसके बाद इसमें बोला है इंटरेस्ट इज अ मॉनेटरी फिनोमिना। कहते हैं इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड करता है डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर। जहां पर भी आपस में इक्वल होंगे वहां पर इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिटरमिन होगा। तो ये थी इसकी एजम्पशंस। उसके बाद इसमें आप देखो कि इसमें एक ओवरऑल एक व्यू दिया है केन्सियन मॉडल का। तो ये अगर आप बनाते हो तो एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसमें डिटेल में सारा बता देती हूँ। तो ये हमने अभी डिस्कस किया था कि केन्सियन मॉडल जो है वो मेन चीज क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट लेवल को हमने इम्प्रूव करना है, हमने इंक्रीज करना है। तो कहते हैं जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इफेक्टिव डिमांड के ऊपर। जितनी ज्यादा इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट लेवल उतना ही इंप्रूव हो जाएगा। तो इफेक्टिव डिमांड मैंने अभी बताया कि इफेक्टिव डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीगेट डिमांड के ऊपर और एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। तो जहां पर भी एग्रीगेट डिमांड, कुल मांग, जिसको एग्रीगेट डिमांड को क्या बोलेंगे, कुल मांग, जहां पर कुल मांग कुल पूर्ति के एडी और एएस आपस में बराबर होंगे वहां पर क्या होगा, डिटर्मिनेशन होगा। इफेक्टिव डिमांड जो है वहां पर उसका डिटर्मिनेशन होगा। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है। ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है। इसमें आप यहां पर देखो, जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड में क्या बताने की कोशिश की है कि जब एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, आउटपुट जो भी उनका आउटपुट होगा उसको जब वो मार्केट में सेल करेंगे तो सेल करने से क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, सेल करने से क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी अमाउंट उनको मिलने की एक्सपेक्टेशंस होंगी, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। और जब हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई की, तो एग्रीगेट सप्लाई में भी सेम चीज आएगी आपकी। वो क्या कहते हैं कि पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जब हम आउटपुट को सेल करेंगे तो सेल करने से जो अमाउंट उनको मिलना ही चाहिए, द अमाउंट दैट मस्ट बी रिसीव्ड, एक अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट उनको मिलना ही चाहिए। तो दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, अमाउंट मिलना ही चाहिए, यहाँ पर क्या है उसकी एक्सपेक्टेशंस। अब वो एक्सपेक्टेशंस है, वो वाला जो अमाउंट है वो ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन ये क्या है कि ये उसको मिलना ही चाहिए। मान लो मैं ये कहती हूँ कि मान लो उन्होंने
100 लेबरर्स को लगाया, तो लेबर कितनी लगाई उन्होंने 100। अब 100 लेबरर्स को लगाने से जो मार्केट में वो आउटपुट सेल करेंगे, तो सेल करने से उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है, मान लो मैं वो कहती हूँ जो भी आउटपुट, मान लो उन्होंने 500 यूनिट बनाई, उन्होंने आउटपुट की, उनकी प्रोडक्शन कितनी थी 500 यूनिट्स की। अब ये जो 500 यूनिट्स है ना, तो 500 यूनिट्स को जब उन्होंने मार्केट में सेल किया, तो हो सकता है उनको 20,000 मिले, हो सकता है उनको 30,000 मिले, हो सकता है उनको 40,000 मिले। तो ये जो चीज है ये क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस, ये एक्सपेक्टेशंस है। इट मीन्स ये किसका पार्ट है, आपका एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। लेकिन जब हम 500 यूनिट्स को जब उसने बनाया, तो इट मीन्स उसको बनाने में, उन यूनिट्स को बनाने में मान लो उनकी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 15,000, तो कम से कम कहते हैं उनको ये वाला अमाउंट मिलना ही चाहिए। जब वो इन 500 यूनिट्स को मार्केट में सेल करेंगे तो ये अमाउंट उनको मिलना ही चाहिए, इससे ज्यादा मिले, इससे कम नहीं मिलना चाहिए। तो दिस इज द पार्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, मींस ये एक्सपेक्टेशंस का पार्ट है, और ये एक तरह की कह लो कि आप इसकी कॉस्ट है कि ये उसको मिलनी ही चाहिए, द अमाउंट दैट मस्ट बी रिसीव्ड। तो इसलिए इसमें मिलना ही चाहिए, और इसमें क्या आ गया आपका एक्सपेक्टेशंस आ गया। सो ये था आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो डिपेंड करता है कंजप्शन के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और कंजप्शन जो है, उन्होंने साथ में क्या बोला कि जो कंजप्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनकम के ऊपर। अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन कम होगा, सॉरी इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन ज्यादा होगा, इनकम कम होगी तो कंजप्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो जब हम बात करेंगे इसमें कंजप्शन की, तो कंजप्शन जो है वो क्या बताता है, प्रोपेंसिटी टू, कंजप्शन के अंदर क्या आएगा आपका, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम बोलते हैं उपभोग प्रवृत्ति। तो ये भी बिल्कुल सेम चीज है, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर लेवल ऑफ इनकम डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर लेवल ऑफ इनकम डिफरेंट डिफरेंट है तो कंजप्शन लेवल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर मैं ये बोलूं, मान लो यहाँ पर इनकम है, यहाँ पे कंजप्शन है, तो अगर इनकम मान लो हमारी 100 है तो कंजप्शन मैंने क्या ले लिया, 80 ले लिया। अगर इनकम मेरी 200 है तो मैंने कंजप्शन 160 ले लिया। इनकम मेरी 300 है तो मैंने कंजप्शन जो है मान लो 240 ले लिया। सो ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जब कंजप्शन लेवल अलग अलग होगा तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो उसके बाद कहते हैं ये जो है कंजप्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेशनल इनकम के ऊपर। नेशनल इनकम मीन्स इनकम अगर हमारी की ज्यादा होगी तो कंजप्शन लेवल ज्यादा होगा, वो कम होगी तो कंजप्शन लेवल क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट इसमें दिया है इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कहते हैं डिपेंड किसके ऊपर करती है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, कि एक पर्सन ने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और कब करनी है या नहीं करनी है, ये इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, 1 एक्स्ट्रा यूनिट, मार्जिनल मतलब 1 एडिशनल यूनिट, तो 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल, या जिसको हम मशीन कह सकते हैं, कि एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ मशीन या कैपिटल की लगाने से टोटल प्रॉफिटेबिलिटी में जो भी चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। और साथ ही साथ बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मींस मान लो सपोज हमने मशीन बाई करनी है, तो उसको बाई करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो उसको अगर हम बैंकों से पैसा उधार लेकर करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या पे करना पड़ेगा, वी विल हैव टू पे द इंटरेस्ट। तो उसके बाद उन्होंने कंपैरिजन करना है कि अगर MEC ज्यादा होगी तो MEC रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होगी तब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर वो कम होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, और MEC मींस उसके प्रॉफिट्स जो है वो अगर कम हो रहे हैं तब उस टाइम पर वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने बोल दिया मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड सप्लाई प्राइस, जिसको हम अनुमानित आमदन और इसको बोलते हैं पूर्ति कीमत। ये अनुमानित आमदन क्या है, ये अनुमानित आय जो होती है वो क्या है कि एक मशीन की जितनी भी होल लाइफ है, उस होल लाइफ में वो उसकी कितनी टोटल इनकम होगी, कितनी नेट इनकम होगी, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, प्रोस्पेक्टिव यील्ड। मान लो मैं बोलती हूँ कि एक मशीन है, तो एक मशीन की इनकम जो है वो, मशीन की जो लाइफ है वो 10 साल है, तो अगर उसकी जो लाइफ है 10 साल है, तो 10 सालों में उसके खर्चे निकालने के बाद उसको कितनी इनकम मिलेगी, दैट इज प्रोस्पेक्टिव यील्ड। और सप्लाई प्राइस क्या होती है, जिसको हम पूर्ति कीमत बोलते हैं। तो कहते हैं जो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है, मीन्स अगर कोई मशीन खराब हो गई है तो उसकी जगह पर हमने अगर नई मशीन लगाई है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई प्राइस।
कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज सप्लाई प्राइस। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। मींस इसका डिटर्मिनेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होगा विद द हेल्प ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। व्हाट इज डिमांड फॉर मनी? डिमांड फॉर मनी जो है वो क्या है आपका, कि एक पर्सन अपने पास कितना पैसा कैश में रख रहा है। तो ये कहते हैं कैश में जो पैसा रखेगा वो 3 मोटिव्स के लिए रखेगा। ट्रांजैक्शन जिसको लेन देन उद्देश्य बोलते हैं, प्रिकॉशनरी जिसको सावधानी उद्देश्य बोलते हैं। सावधानी उद्देश्य क्या होता है कि जिसमें एक पर्सन रूटीन के खर्चों के अलावा फ्यूचर के लिए भी कुछ पैसा सेव करके रखेगा। सपोज बच्चों की एजुकेशन है या किसी की शादी करानी है या कोई इमरजेंसी पड़ गई तो उसके लिए भी उसको पैसा सेव करना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। और थर्ड जो इसमें दिया है वो है आपका स्पेकुलेटिव मोटिव, जिसको कि हम सट्टा उद्देश्य भी बोलते हैं। तो जो सट्टा उद्देश्य है वो क्या है, ये नॉर्मली फ्यूचर की सिचुएशंस को देखते हुए इसमें हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग, और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, रिस्क होता है। उसके बाद जो सप्लाई ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी होता है द मनी दैट इज इन सर्कुलेशन। जो मनी सर्कुलेशन में है उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ मनी। तो ये ओवरऑल जो पार्ट था आपका, ये सारा किसका पार्ट था, ये था आपका एग्रीगेट डिमांड का। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो एग्रीगेट सप्लाई जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि यहां पर एग्रीगेट सप्लाई में नॉर्मली किसकी बात करते हैं कि जितना अमाउंट उसको मिलना ही चाहिए। तो कितना अमाउंट उसको मिलना ही चाहिए, कम से कम जितनी उसकी कॉस्ट है। तो जितनी उसकी कॉस्ट है कम से कम उसको वो जो है वो क्या है, मिलना ही चाहिए। तो इसलिए यहां पर इसलिए एग्रीगेट सप्लाई के अंदर क्या लिख दिया उसको, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये आ गई उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट। और साथ में उन्होंने क्या बोलता है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या डिपेंड करेगी, उसकी लेवल ऑफ प्रॉफिट के भी ऊपर। तो मेन चीज घूम फिर के वो यही कहते हैं कि जितनी कॉस्ट है वो तो उसको मिलनी ही चाहिए, उसके ऊपर जो मिलेगा वो क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा। तो ये जो सारी चीज थी ये था आपका केन्जियन मॉडल, एक तरह का ओवरव्यू। तो ये भी आपने जब क्वेश्चन लिखना है तो आपने ये सारा इसमें देना है। उसके बाद है इसका डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो डिटर्मिनेशन के अंदर हमने क्या बात करनी है, उसमें हमने किसके डिटर्मिनेशन की बात करनी है, उसमें हमने ये बताना है कि हमारी जो इफेक्टिव डिमांड है, इफेक्टिव डिमांड किसकी इक्वल होगी, जहां पर हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल होंगे, वहां पर इफेक्टिव डिमांड होगी, वहां पर डिटर्मिनेशन होगा। तो यहां पर इस चीज को उन्होंने इस तरीके से टेबल की हेल्प से एक्सप्लेन किया है। तो आप यहां देखो कि जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है उन्होंने लिया 5, 10, 0, 5, 10, 15 इस तरह से लिया। अब यहां आप देखो बेटा, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड 2 कॉलम हमने लिए हैं। तो जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 0 होगा तो एग्रीगेट सप्लाई भी आपने क्या लेनी है, 0 लेनी है। मींस अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल ही नहीं है तो प्रोडक्शन भी नहीं होगी, एग्रीगेट सप्लाई भी नहीं होगी। तो जैसे फिर आगे उन्होंने बताया कि आपने क्या कर देना, इसको कांस्टेंट रेट के साथ, मतलब इक्वल डिफरेंस के साथ इसको आगे आगे बढ़ाते जाना है। तो आपने इस तरह से एग्रीगेट सप्लाई ले लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड लेनी है। तो एग्रीगेट डिमांड में आपने क्या कर देना है कि यहां पर जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 0 होगा तब एग्रीगेट डिमांड 0 नहीं होगी, तब आपने वहां पर कुछ ना कुछ जरूर शो करना है। तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 0 शो नहीं करनी है आपने। आप 30, 40, 60 कितने भी ले लो, लेकिन उसके बाद 0 पर 0 नहीं शो करनी। उसके बाद 60 के बाद आप फिर इक्वल डिफरेंस के साथ इसको ले लेना। और एक लेवल आपने ऐसा लेके आना है कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। सो यहां पर क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम होगा। और ये इक्विलिब्रियम जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं है, इसको हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो आप यहां देखो ये सेम चीज है। अब लेवल ऑफ, यहां पर इधर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इस साइड हमने क्या लिया, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ली। अब यहां देखो आप कि जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 0 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी क्या है, 0 है। तो 0 पर 0, उसके बाद ये कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हमने क्या किया, कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज कर दिया। और यहां पर एग्रीगेट सप्लाई, ये यहां पर हमने स्ट्रेट लाइन ली। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि इस यहां से इस पॉइंट से ज्यादा हम लोगों को काम नहीं दे सकते। दिस इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये वाला जो लेवल है वो क्या है, हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। उसके बाद आप देखो कि
एम्प्लॉयमेंट लेवल जब 0 है तब उस टाइम पर हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या है, हमारी 60 है। तो आप यहाँ पर 0 के ऊपर मान लो ये 60 है, तो हम 60 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद भी आप देखो कि ये जो डिफरेंस है वो क्या है, आपका इक्वल है। तो हमने ये बिल्कुल इक्वल डिफरेंस के साथ लिया। जब इक्वल डिफरेंस होता है तब लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है, तब हमारा एग्रीगेट डिमांड की जो शेप आएगी वो ये वाली आएगी। तो जहां पर भी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड आपस में कट करेंगे, अगर आप इसको पॉइंट्स के साथ ड्रॉ करोगे तो आपकी ये शेप आएगी। तो आप ये देखो कि जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 15 है, जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 15 है, तब उस टाइम पर हमारा एग्रीगेट डिमांड भी 150 है और एग्रीगेट सप्लाई भी क्या है, आपकी 150 है। तो इस चीज को हम बोलेंगे इफेक्टिव डिमांड, या इस चीज को हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये बोलेंगे हम। अब यहां पर आप देखो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है आपका 20, मतलब 25 लाख लोगों को काम मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितने लोगों को रहा है, सिर्फ 15 लाख लोगों को काम मिल रहा है। लेकिन इस चीज पर आप देखो कि चाहे 15 लाख लोगों को काम मिल रहा है, लेकिन तब उस लेवल पर भी हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में क्या थी, इक्वल थी। तब इस लेवल को उन्होंने केन्स ने क्या बोला है, इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम को उन्होंने अंडर एम्प्लॉयमेंट बोला है, लेकिन उसके बाद उन्होंने 2 और इक्विलिब्रियम शो किए हैं। तो अब यहां देखो इसमें कहते कि अगर केन्स कहता है कि अगर हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करना है तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा। अब ये स्टार्टिंग वाली सिचुएशन थी हमारी, ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। सपोज अगर यहां पर कट किए तो ये वाला जो था, ये लेवल जो था, ये था हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और ये वाला जो लेवल है ये क्या है, हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। यहां पर क्या है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब उसके बाद आप यहां देखो, वो कहते हैं कि इतने लोग अभी भी बेरोजगार हैं। मान लो ON लोगों को काम मिला, लेकिन मिलना कितने चाहिए था, N1 ON लोगों को काम मिलना चाहिए था। इट मीन्स N1 लोग जो हैं अभी भी बेरोजगार हैं। तो कहते इतने लोगों को जब काम देना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तब हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़कर कहां पर आ जाएगी, तब हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़कर कहां पर आएगी, AD1। AD1 मीन्स इस लेवल पर आपने टच करती हुई लाइन लेनी है। इस लाइन का मतलब क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमने क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। सो दिस इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये जो लाइन शो कर रही है ये क्या शो कर रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये E जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट, या जिसको हम इफेक्टिव डिमांड भी बोलते हैं। उसके बाद E1 जो है वो क्या है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कहते उसके बाद भी अगर इन्वेस्टमेंट होती है तब उस टाइम पर मान लो E2 है, तो ये जो E2 है ये क्या है आपका ओवर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि इतने लेवल तक काम मिल चुका है, इसके बाद भी अगर हम करेंगे इन्वेस्टमेंट तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका ओवर एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये लाइन जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की है, लाइन फुल एम्प्लॉयमेंट की है, लेकिन यहां पर अंडर एम्प्लॉयमेंट, यहां पर क्या है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, और यहां पर क्या आएगा आपका ओवर एम्प्लॉयमेंट। सो ये था अकॉर्डिंग टू केन्स। तो उन्होंने 3 तरह के इक्विलिब्रियम बता दिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट। तो ये ओवरऑल था आपका कॉन्सेप्ट। उसके बाद उन्होंने क्या लिया है इसमें, क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म में उन्होंने बोल दिया यहाँ पर कि ये जो थ्योरी बनाई उन्होंने केन्स ने, तो नॉर्मली जितने भी डेवलप्ड नेशंस थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के ऊपर ये थ्योरी अप्लाई नहीं हुई। उसके बाद केन्स ने जो था लॉन्ग पीरियड को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, जबकि उन्होंने अपनी थ्योरी में किसको लिया, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पीरियड को ही लिया। उसके बाद आपने देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन की असम्पशन है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। आगे दिया है अनरियलिस्टिक असम्पशन ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। अनरियल लाइफ में भी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं होती, बल्कि क्या होती है आपकी ओपन इकोनॉमी होती है। साथ में दिया उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो यहां पर केन्स का ये कहना था कि मार्केट में क्या है, उन्होंने अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात की है। तो जो दूसरे इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए इसको कहा कि जब सारे लोगों को काम मिला ही नहीं है तब वो आप इक्विलिब्रियम कैसे ले सकते हो, जबकि केन्स ने इसको क्या बोला, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो जितने लोग अभी भी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के अंदर अभी भी कुछ लोग बेरोजगार थे, तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को भी क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। तो ये था आपका क्रिटिसिज्म। तो
आपका 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपका फुल मटेरियल है, तो आप इसको अच्छे से रेडी कर सकते हो। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।